नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एनईपी को लेकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, जो कि हमारा वो सिलेबस का एक पार्ट है ये। उसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कमेंट्स पर। बहुत ही अच्छा कमेंट्स, तो इतना अच्छा आता है ना कि मुझे मज़ा आ जाता है। और एक बात तो बहुत ही जाहिर सी है कि आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई जो होती है ना वो सेल्फ होता है, यानी कि टीचर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कॉन्सेप्ट जो होता है ना समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसकी गहराई तक जाने के लिए क्या होता है, डिस्कस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट्स था एक हमारा, जिसमें था इवेल्यूशन और असेसमेंट। तो सिंपल सब एक लाइन का अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें ना, असेसमेंट और इवेल्यूशन क्या होता है, तो इवेल्यूशन जो होता है वो जजमेंटल होता है, यानी कि हम लोग जज करते हैं कि भाई क्लास 6 से 7 में प्रमोट बच्चा कैसे होगा। तो ये जब हम लोग करते हैं ना कि कैसे प्रमोट, कहीं ना किसी आधार पर तो प्रमोट करना होगा ना। तो प्रमोट करने का क्या आधार होता है, तो वो होता है समेटिव एग्ज़ाम। समेटिव एग्ज़ाम हाफ ईयरली हो चाहे फिर एनुअल एग्ज़ाम हो, उसके आधार पर हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो बच्चा 90% स्कोर करता है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो बच्चा हर काम में बहुत अच्छा है। कभी कभी देखा गया है कि 90% आप बच्चा स्कोर कर रहा है लेकिन उसको बोलने कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, वो क्या होता है, वो थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। आइए इसमें क्या होता है, 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जब तक आप कैंपस में हो तब तक आपको ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी हर गतिविधि पर नज़र होती है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी हर चीज़, या चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, चाहे वो आपका कल्चर से जुड़ा हो, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, ठीक है, आपका पढ़ाई हो, प्रोनाउंसिएशन हो, आपका बिहेव हो, डिसिप्लिन हो, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ होता है, इवेल्यूशन और असेसमेंट। तो दोनों का अपना अलग अलग पर्पस है, और ये दोनों जो है आपका एनईपी में जरूर। तो एनईपी में क्या हो गया कि इन दोनों चीज़ के साथ साथ एक और चीज़ डाला गया है ना, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, ताकि आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुआ है। और इसी चेंजेस को आपका कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस ये कर ही नहीं सकता, उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरनल क्वालिटी बच्चे का आइडेंटिफाई करता है और उस पर काम करता है, ठीक है। कोचिंग संस्थाएं जो है ना ये काम कभी नहीं कर सकती हैं। और ये सेम पैटर्न जो है ना आप देखिएगा आने वाले समय में, आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, फिर जेई का एग्ज़ाम हो, सब पर ये लागू हो जाएगा, जिससे कि बच्चों के ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, और ये जो एक्स्ट्रा हीरोइज़म वाला जो हम लोग पर्सनैलिटी बनाते हैं ना बच्चों का, वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मेरा नाम है गणेश कुमार अरण्य और मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। इसके पहले भी प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई बेस्ड स्कूल में 17 सालों तक मैंने काम किया है और बहुत सारी चीज़ें की। रिसोर्स पर्सन के रूप में भी रहा, और रिसोर्स पर्सन के रूप में जो वेबिनार होता था, वेबिनार या फिर सेमिनार या फिर वर्कशॉप होता था सीबीएसई की तरफ से, ये उसी का एक प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ही मैं आज से 3 साल पहले ही इस पर हम लोग काम कर चुके थे, उसका ट्रेनिंग चालू हो चुका था सीबीएसई वगैरह में, तो उसी को मैंने आज ले लिया है। तो ये भी एक अच्छा है इसमें कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बेसिक होगा, जो ज़रूरी होगा, उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो इस तरह से है। और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर एंड कॉलेज काउंसलर भी हूँ IC3 की तरफ से, और IC3 इंस्टीट्यूट जो कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कैरियर काउंसलर्स का, उसमें बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसके भी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। तो एजुकेशन पैशन है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। चलिए इस पर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनईपी 2020 का ज़रूरत क्यों पड़ गया, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। द फेमस स्टेटमेंट ऑफ नेल्सन मंडेला इज डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका है ना, उसके एकदम गेट पर ही उनका जो कोटेशन है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी नेशन को बर्बाद करना हो, तो एटम बम गिराने का ज़रूरत है ही नहीं,
यूज़ ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसको भी कोई ज़रूरत नहीं, मिसाइल एटम बम इसका कोई ज़रूरत नहीं है. इट ओनली रिक्वायर लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट. बस देश को बर्बाद करना है ना, तो क्या करना है, उसको पढ़ने ही मत दो, उसका एजुकेशन लेवल एकदम जीरो कर दो, तुम पढ़ने मत दो. और एग्ज़ाम जब हो तो उसको बोलो कि जितना चोरी करना है कर लो. देखिएगा देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. जब बच्चे बर्बाद तो देश बर्बाद. चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, पढ़ाई का महत्व कहाँ पर आता है. पेशेंट्स डाई एट द हैंड ऑफ सच डॉक्टर्स. अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, आप देखते नहीं होंगे कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन में घुसते चले जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस इतना अच्छा आ जाता है ना कि आप कुछ भी बोलोगे वो पेशेंसली हर चीज़ को सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, और हर वो काम नहीं करते हैं जो बीच वाला करता है. ठीक है, तो देखते नहीं, जिसके अंदर थोड़ी सी जानकारी होता है वो उछलते रहता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है ताकि सब सच माने मेरी बात को. लेकिन जो बहुत अच्छे पेशेंस आ जाता है उनके अंदर में. बिल्डिंग कोलैप्स एट द हैंड ऑफ सच इंजीनियर्स. अगर अच्छे पढ़े हुए नहीं हैं, वो चोरी वाले सब हैं, डिग्री वाले हैं सब, तो इसीलिए बिल्डिंग गिरेगा, पुल गिरेगा. मनी इज़ लॉस्ट एट द हैंड ऑफ सच इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट. अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो केवल गए हैं तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं. और जस्टिस इज़ लॉस्ट एट द हैंड ऑफ सच जज. ठीक है, तो जो एजुकेशन अगर रियल एजुकेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं. व्हाट डज एजुकेशन पॉलिसी मीन. एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है. एजुकेशन पॉलिसी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. सो एजुकेशनल पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी बनता है जिसमें कि नियम होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और उसी नियम और कानून से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है. मतलब एक खास क्राइटेरिया बना दिया जाता है, बस ऐसे ही जब सबको चलना होगा, नहीं तो क्या होगा, सब जगह मनमानी होगा. तो एक समान पैटर्न पर पूरा एजुकेशन सिस्टम काम करता है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एजुकेशन पॉलिसी. अब हम लोगों को एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने का क्यों ज़रूरत है, क्यों पढ़ें हम लोग, क्या ज़रूरत है इसका. Policies are important because they help a school or college to establish rules and procedure. अब आप पॉलिसी पढ़ोगे तभी तो आप उसको अपने स्कूल में या कॉलेज में उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, इस्टेब्लिश करोगे उसके अनुसार रूल, और उसको प्रोसीजर को फॉलो करोगे. क्रिएट क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड सेफ्टी. तो जब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो हम लोग अपने स्कूल और कॉलेज में उस पॉलिसी को, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिससे कि सबको एक समान क्वालिटी एजुकेशन लर्निंग मिल सके, वो भी किसके साथ, सेफ्टी के साथ में, एज वेल एज एक्सपेक्टेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. वहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन जो होता है स्टूडेंट का वो भी पूरा होगा, और टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी भी पूरी होगी. साथ ही साथ स्टूडेंट्स का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी समझ में आएगा. अगर ये पॉलिसी ना हो तो क्या होगा, सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे. विदाउट एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड लैक द स्ट्रक्चर एंड अनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट. अब पॉलिसी ही नहीं रहेगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वहाँ पर कोई ढांचा है नहीं, जिसको जो मन में आएगा सब अपना अपना काम करेगा सब. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिसी इन एजुकेशन. Policies are important because they help a school, college to establish rule and in order to function effectively and ensure everyone is connected. ठीक है, वो पॉलिसी बनता है और वो क्या होता है, लागू होता है, और सभी लोग उससे बंधे हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. स्कूल और कॉलेजेस क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर लर्निंग एंड सेफ्टी, ये सब बनता है. व्हाट आर द फीचर ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी. एजुकेशनल पॉलिसीज़ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है प्रॉब्लम्स काउज्ड बाई the intangibility of many educational goal, the consistency of educational goal, priority order of goals and weighting of the educational goal and the cost of the goal. यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज़ का, एजुकेशनल पॉलिसी का, जिसमें इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि हमको ये अचीव करना है, ये हमको पा लेना है. द टू नोटेबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस. क्या था पहला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया था इसमें, कि टुडेज एजुकेशन फेल टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को रिफॉर्म नहीं कर पा रहा है.
अभी मैंने हाल ही में एक बच्चों का एक केबीसी देखा था, संस्करण देखा था बच्चों का, जिसमें एक बच्चा जो था, छोटा बच्चा है ये, एक छोटा बच्चा था, जिस जिस रूड वे में या जिस ओवर कॉन्फिडेंस और रूड वे में उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा था, जो हमारे वहाँ पर जो खिलाने वाले थे केबीसी के, जो हमारे होस्ट हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनसे बात कर रहा है, या फिर जो उनको रिप्लाई दे रहा है, कर दो, ले दो, कर दो, ये सारी चीज़ें, जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि बिना ऑप्शन पढ़े सीधे आंसर दे देने का, और वो बहुत ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। वो बच्चा जो था, क्या उस बच्चे के अंदर में नॉलेज की कमी थी? नहीं थी। वो बच्चा एक्टिव नहीं था, बहुत अच्छा प्रोएक्टिव था। उसके अंदर में किस चीज़ की कमी थी? वो था ह्यूमन बिहेवियर उसके अंदर नहीं था, और प्लस उसके अंदर में डिसिप्लिन की कमी थी। वो बिना ऑप्शन जाने आंसर दे रहा था और उसका वो गड़बड़ हो रहा था। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल पाया, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन के बाद ही वो चला गया। तो बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो होता है वेल बिहेव्ड और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खास करके कल्चर तो हमें जानना ही है। विथ इंक्रीज इन लिटरेसी लेवल देयर इज डिक्लाइन इन ह्यूमन वैल्यू इन द सोसाइटी। जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर में क्या हो रहा है, एक इंसान होने का जो गुण होता है ना, वो ख़त्म होते जा रहा है सोसाइटी से। आप देख लो ना, आपकी क्या होता है, आप रोड पे चल रहे हो, किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या करते रहते हैं, वो आदमी वहाँ पर बैठ कर रील जरूर बनाता है कि भाई मेरा वायरल होगा, एकदम झकास। तो वो क्या हो रहा है कि वायरल होने का सोच रहा है, वो ह्यूमन की तरह नहीं सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, वो एक मशीन की तरह सोच रहा है कि ये मेरे लिए एक कंटेंट है। मरता हुआ आदमी या सड़क पर तड़पता हुआ आदमी, वो एक्सीडेंट के बाद वो एक मेरे लिए कंटेंट है, ये कैसे वायरल होगा, कैसे व्यूज़ आएगा, कैसे लाइक्स आएगा, वो उसके लिए परेशान है। और वो इंश्योर करता है कि मेरे से पहले कोई इसको अपलोड न कर दे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब डिक्लाइन है ना, ये तो ह्यूमन वैल्यू का डिक्लाइन है सोसाइटी। आदमी पढ़ लिख गया, सब कुछ कर लिया, पैसे भी कमा लिए, लेकिन वो एक इंसान नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ी जो कमी थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, और उसने क्या किया, हैंस कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम। और वो बोला यही सब के कारण आज के समय में एजुकेशन सिस्टम में अब चेंज आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2020 अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी which aim at universalization of education from pre-school to secondary level। अब क्या हुआ, इन्हीं सब चीज़ को देख करके सुप्रीम कोर्ट का जो चिंता था, उसको सुनते हुए, जानते हुए, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, भारत की संसद ने क्या किया, जुलाई 2020 में अप्रूव्ड कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जिसका एम क्या था, यूनिवर्सिटी को पूरा एक जगह पर एकजुट कर देना। यानी कि यूनिवर्सिटी को भी आपका जो 11-12 का जो क्लासेस होता है ना, 0 to 11-12, उसके साथ उसको कनेक्ट करने का काम किया। यानी कि प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल। आज के समय में क्या हो गया, सीनियर सेकेंडरी अब नहीं बोलते हैं, उसको सेकेंडरी लेवल बोलते हैं अब। यानी कि 11-12 को हम लोग पहले बोलते थे ना सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अब उसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। यानी कि सेकेंडरी क्या हो गया, 9 to 12 सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसको देखते हैं। डिफ़िकल्टीज इन स्ट्रक्चरिंग अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। भारत में क्या हो रहा था कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। 19th सेंचुरी के मिड सेट में और 20th सेंचुरी के जो चल रहा था, और 21st सेंचुरी का जो डिमांड था, जिसको कि डॉक्टर सैम पेट्रोदा ने वहाँ पर बताया कि भाई क्यों डिफ़िकल्टीज हो रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी एंड नॉट वेल डिफाइंड रोल ऑफ फैकल्टी। अच्छे टीचर मिल नहीं रहे हैं, और जो टीचर हैं भी उनका कोई रोल ही डिफाइन नहीं है कि क्या करना है उनको। पॉलिटिकल विलिंगनेस टू ब्रिंग चेंजेस। राजनेताओं में भी उतनी इच्छा नहीं थी कि भाई इसको लागू करो, ये करो। कैप्चरिंग ग्लोबल टैलेंट, हम लोग ग्लोबल टैलेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर, बच्चों में पार्टिसिपेटिव कल्चर नहीं आ रहा था। आज ही के समय में आप देख लीजिए ना कि बच्चे अब खेलना छोड़ दिए। आप किसी भी बच्चों से आप पूछ लो आज के समय में कि क्या गोबर डंडा खेला है, गिल्ली डंडा खेला है, कबड्डी खेला है, डोल पात खेला है, कित कित खेला है, पिट्टो खेला है, उसको तो पता भी नहीं होगा, नाम भी, ये सब का नाम भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका खेल क्या हो गया, एक कमरे में उसका अपना कमरा है, बस एक वीडियो गेम खेलना है, इसके अलावा उसको और कोई गेम नहीं आता है।
तो क्या हो गया, पार्टिसिपेशन उसका कमते चला जा रहा है। ठीक है, तो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर दोनों में क्या हो रहा था कि अब पढ़ाई के लिए कोई खास एक नॉर्मल एक मतलब यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क था ही नहीं, सबका अलग अलग था, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट टैग एंड ऑपोजिशन टू पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब बोला कि नॉट फॉर प्रॉफिट टैग जो था ही, लेकिन अब क्या कर दिया कि नहीं, पीपीपी मॉडल पर अब एजुकेशन सिस्टम चलेगा, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब क्या हो गया कि आपको सबके साथ जुड़ करके आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना है बच्चों को। ठीक है, हेंस द नीड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये चाहिए। एनईपी का विजन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविजन्स एन इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। एक सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर सभी स्टेट में एक पढ़ाई होगा, सभी बोर्ड में एक पढ़ाई होगा, और सेंट्रल स्कूल में भी एक पढ़ाई, यानी कि सभी के लिए वन नेशन वन सिलेबस वन सिस्टम वन एजुकेशन पॉलिसी, यही इसका कहना है। That contribute directly to transforming our national sustainable into a equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all। तो जब वन नेशन वन सिलेबस वन करिकुलम, ठीक है, वन पॉलिसी रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को एक समान हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है ये, कि 1986 से शुरुआत हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं एनईपी तो है ना, उसको पहले बोलते थे एनपीई। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन बोलते थे, तो वो था, उसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, मॉडिफाई हुआ, और ये चलता था उस वक्त तक, ये चलता था आपका एनपीई चलता था। ठीक है, अब उस पर क्या हुआ कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, यानी कि अब भाई 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और कंपलसरी एजुकेशन उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसको प्रोवाइड करना ही करना है, तो ये आया। उसके बाद हुआ क्या कि भाई देखो ये तो चल रहा है, एक्सेस एंड इक्विटी है, अवेलेबल भी है और फेयरनेस भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि नहीं, अब क्या करना है हमको, क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे। सब जगह बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं, उनको मिल भी रहा है, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग है ना, पढ़ाने का तरीका, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन सबका अलग अलग है। ठीक है, तो वो बोला कि नहीं, अब सबका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले। उसके लिए क्या हो गया, 29 जुलाई 2020 को ये एनईपी का रखा गया कि भाई ये लागू कर देना है। अब एनईपी 2020 क्वालिटी एजुकेशन डिज़ाइन और विज़न एंड फ्रेमवर्क, जब ये हुआ तो यहाँ पर एक विज़न भी बनाया गया, फ्रेमवर्क भी बनाया गया, जो कि हाई स्कूल और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए बनाया गया, दोनों को कोलैबोरेट करेगा, आगे चल के देखेंगे। हाईलाइट ऑफ द एनईपी 2020, द न्यू पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। 100% बच्चों का वहाँ पर इनरोलमेंट होना चाहिए प्री स्कूल से लेकर के आपका 12 तक इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, ये बनाया गया, हाईलाइट है ये, इसको एकदम याद रखिएगा। ये सब है कि कब तक हमको अचीव कर लेना है एनईपी 2020 का टारगेट गोल, कब तक, 2030 तक, यानी कि 2030 तक किसी भी हालत में ये हमारा टारगेट है कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, एंड एम टू रेज GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2025। अब क्या बोला कि हायर एजुकेशन में 2025 तक, यानी कि इस साल के अंत तक हम लोगों को 50% तक GER ले लेना है, प्राप्त कर लेना है। NEP 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेंस बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। इसका एम क्या था कि 2 करोड़ जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपका पढ़ाई से दूर हैं, स्कूल नहीं है, ड्रॉप आउट हैं, नहीं स्कूल जाते ही नहीं हैं, उन लोगों को वापस स्कूल में लाना है, मुख्य धारा में उसको जोड़ देना है। द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज टू बी रिप्लेस्ड बाय a 5+3+3+4 curricular structure corresponding to age
3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ कि भैया ये 10+2 का जो स्ट्रक्चर था ना उसको हटाओ, बेकार हट गया। अब आप देखिएगा ना कि स्कूलों में अब उसको भी करना है, उसका भी आ चुका है, लेटर आ चुका है कि अब उच्च माध्यमिक नहीं लिखना, हाई स्कूल नहीं लिखना है, सभी को माध्यमिक विद्यालय लिखना है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया। अब बोला कि 5 साल, यानी कि बच्चा जो 3 साल में घुसेगा स्कूल में, प्री स्कूल में, और 5 साल तक वो पढ़ेगा, यानी कि 8 साल की उम्र तक वो पढ़ेगा। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो, तो 3 साल तक पढ़ेगा, यानी कि 8वीं की एज से लेकर 8 साल से लेकर के 11 साल तक, यानी कि वो 3 साल। अब इसको देखिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 3 साल में कहाँ घुसेगा वो, प्री स्कूल में घुसेगा। चौथे में कहाँ जाएगा, LKG UKG समझ में आ गया। तीसरे में कहाँ जाएगा, 1 में। चौथे में कहाँ जाएगा, 2 में। और 5वें में कहाँ जाएगा, 3 में। यानी कि बच्चा घुसेगा LKG UKG 1 to 3। अब आ गया 8 साल आ गया, 8वां साल में कहाँ घुस जाएगा वो, 4 क्लास में चला गया 8वें साल में। तो 8वां 9वां और आपका जो इसमें घुसेगा 8वें साल में वो चला जाएगा आपका 4 क्लास में। 4 क्लास 5 और 6, 3 साल हो गया। अब आ गया 7 8 और आपका 9। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर आपका 4 साल है, 9 10 11 12। थोड़ा सा इसमें हो रहा है गड़बड़, इसको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, 0 to 5 क्लास 3, 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 10 11 12। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। आगे चल के देखेंगे, समझ में आएगा थोड़ा सा। इट विल इंक्लूड 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ऑफ आंगनवाड़ी से चल रहा है। देखिए यहाँ से आंगनवाड़ी से चल रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है आपका। सो आंगनवाड़ी से है ये आपका, आंगनवाड़ी LKG UKG, तब हो जाएगा बच्चा आगे की ओर। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर समझ में आएगा ये। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको ये कि पहले का जो सिस्टम था 10+2 वाला, कि 2 साल तक चलेगा आपके पास 11 और 12, जो कि 16 से 18 का है। 10 साल तक चलेगा आपका 1 से 10 का। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था आपका, प्ले स्कूल और KG वगैरह, उसको हम लोग गिनती में नहीं रखते थे। अब NEP वाले में क्या हो गया आपके पास, फाउंडेशनल उसको बोलते हैं क्लासेस, जो आपका 5 साल का बचपन का रहेगा। ये आंगनवाड़ी प्री स्कूल, जिसको बाल बाटिका वगैरह बोलते हैं हम लोग, ये चलेगा कहाँ तक चलेगा, ये क्लास 2 तक चलेगा। यानी कि आंगनवाड़ी LKG UKG 1 2, ये हो गया 5 साल तक का आपका। और पीछे वाले में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था उसमें। और प्रिपैरेटरी जो चलेगा आपका वो 3 साल, ठीक है, 3 साल चलेगा। वो कहाँ से, क्लास 3 to 5 चलेगा, 8 साल की उम्र से लेकर 11 साल के उम्र तक। उसके बाद आपका मिडिल, ये जो आपका आ रहा है स्ट्रक्चर में 3 साल का, वो चलेगा 6 to 8। इसमें एज जो होता है वो 11 से 14 साल का होना चाहिए। और सेकेंडरी जो चलेगा आपका, वो चलेगा 4 साल का, 9 to 12। और इसमें बच्चे का जो उम्र है वो 14 से 18 के बीच में होना चाहिए। इस एज पर थोड़ा सा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि हम लोगों का जो एप्लीकेशन है बिहार सरकार का, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट है कि बच्चे अगर उनका एज के अनुसार अगर बच्चा अप्रोप्रिएट क्लास में नहीं है तो उसका क्लास ऑटोमेटिक चेंज कर देता है वो सिस्टम। तो सिस्टम में ऑटोमेटिक बना हुआ है वो कि उस बच्चे को उस एज में उस पर्टिकुलर क्लास में ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1 साल का आगे पीछे है। बाकी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो 8 साल का बच्चा है वो आपका सीधे क्लास 7 में चला जाए या 6 में चला जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको जानना है। और इसमें से MCQ वगैरह बहुत आता है एग्जामिनेशन में। हाईलाइट ऑफ NEP क्या है आपके पास, NEP का हाईलाइट्स, NCERT विल डेवलप्स NCPFECC, यानी कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड कहने का मतलब क्या होगा, आंगनबाड़ी से लेकर के अब बच्चों को हम लोग पोषित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक, क्लास 12 तक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर कहाँ हो गया, आंगनबाड़ी, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ आपके पास बाल बाटिका है, ये सब आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर में। और नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड। अब नेशनल बुक यानी कि पूरे भारत में एक बुक चलेगा, उसी को हम लोग को प्रमोट करना है। रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो पहले बुक्स चलता था वो नहीं चलेगा।
All students will take school examination in grade 3, 5, 8 which will be conducted by the appropriate authority. यानी कि अब एक प्रकार का बोर्ड होगा किस क्लास में, 3 में, 5 में, 8 में, एक प्रकार का ये बोर्ड होगा। यानी कि जो उनका जो लेवल था चेंज करने का वो सब आपका इस तरह से चेंज हो रहा है यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 and 12 विल बी कंटिन्यूड बट रीडिज़ाइन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। 10वीं और 12वीं का बोर्ड तो होगा लेकिन उसमें बदलाव किया गया है। अब आप देखेंगे ना कि 10th का बोर्ड अब नहीं होगा, उसमें भी आपका केवल 12th का ही बोर्ड होगा। लेकिन उसमें क्या होगा देखते हैं आगे। अब NEP 2020 में आगे देखेंगे उसको हम लोग। NEP 2020 के जो कमेटी बना था उस कमेटी में कौन कौन थे। पद्म विभूषण कस्तूरी रंगन जी थे जो उसके चेयरमैन थे। डॉक्टर वसुधा कामत वाइस चांसलर थी SNDO यूनिवर्सिटी मुंबई की। और श्री KJ अल्फांसो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं ये। इस तरह से आपके पास 9 डिग्निटरी थे, पढ़े लिखे थे, जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा किए हुए हैं। वो सारे लोग थे जो एक्सपीरियंस पर्सन थे जो इस कमेटी में थे। तो क्वेश्चन आता है ना कि NEP 2020 जो कमेटी था, NEP कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो हम लोग को बता देना है कि कौन थे वो, कस्तूरी रंगन जी थे। ठीक है, तो ये जो आपके पास चल रहा है स्ट्रक्चर 5+3+3+4 ये आपका PhD तक चलेगा। 12th के बाद जो है आपके पास ग्रेजुएशन करने का टाइम भी है। उसके बाद आप डायरेक्ट डिग्री या फिर आप PhD के लिए कर सकते हैं। PhD बहुत आसान कर दिया गया। व्हाट इज द एम ऑफ द स्कूल एजुकेशन। अब यहाँ पर समझिएगा कि स्कूल एजुकेशन का एम क्या है। वो है ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बच्चे का। ये सब जरूरी नहीं है, ये तो चूँकि टीचर्स हैं इसलिए उनको, चूँकि ये जो है ना ये वर्कशॉप का, ये CBSE टीचर्स के वर्कशॉप का ये है करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल, वो हम लोग अभी कर लिए। सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 to 12। सेकेंडरी एजुकेशन ऑक्यूपाई अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द एजुकेशनल पैटर्न ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन अप टू 8 है ना, वो और आपका जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो होता है उसके बीच का ये लिंक है, ये कड़ी है। ये अगर ये मजबूत नहीं होगा तो बच्चे आगे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर S. राधाकृष्णन रिमार्क्ड इन 1948 दैट आवर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन्स द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशनल मशीनरी एंड नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। ये जो सेकेंडरी वाला जो एजुकेशन है ना यही सबसे गड़बड़ होता है। आप बिहार में अगर आप देखेंगे ना तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना बिहार में खास करके कि बच्चों का जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब होता है, पुअर होता है। ना फाउंडेशन है, ना बेस है, ना कुछ है ही नहीं। तो बच्चे का जो मेन एम क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में खासकर उनका मेन एम क्या होता है, कंपटीशन की तैयारी करना। अब वो लोग क्या होता है कि 12th पास भी कर जाते हैं, उसका रगड़ कर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो लोग केवल पार्टिकुलर उसी पर फोकस करते हैं जो उनका एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा वो कुछ पढ़ते ही नहीं। वो उनका एक मकसद होता है केवल पास करना, चले जाना। तो ये एक ऐसा लैकिंग है ये कि उनको नॉलेज नहीं मिल रहा, वो केवल पास करने के लिए टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब भाई अगर आप 10,000 MCQ कर लोगे तो कौन सा ऐसा दुनिया का एग्ज़ाम है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नहीं निकलेगा। 100% का 500% बोल दो वो निकलेगा ही निकलेगा। 10,000 MCQ आपने रगड़ के कर लिया है, खास करके 3 महीने में, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में रगड़ के कर लिए, दुनिया का हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है ना कितना बन के आएगा भाई, वो सब सिलेबस के अनुसार उसी 10,000 में से तो आएगा। तो ये मेन मकसद यहाँ का ये होता है, एकदम रगड़ के लोग रट जाते हैं, अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पास हो जाता है, लेकिन नॉलेज का जो ये होता है ना वो कमी रह जाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर, तो हायर और प्राइमरी के बीच का जो कड़ी होता है ना ये सेकेंडरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या होता है? टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल वोकेशनल एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द स्टूडेंट्स, टू इनकलकेट द क्वालिटीज नेसेसरी फॉर लिविंग हारमोनियसली एंड efficiently with one's fellow man,
यानी कि एनईपी में क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाने का एक मेन पर्पस क्या है? एकेडमिक तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक भारत के लिए, अपने कंट्री के लिए एक गुड सिटीज़न भी पैदा करते हैं। एक अच्छा नागरिक हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने। उसका जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो रोल होगा देश के लिए, वो उसका अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ये हम लोग कोशिश यहाँ पर कर रहा है एनईपी 2020 टू प्रमोट सोशल वर्च्यू, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल स्किल ऑफ स्टूडेंट। ये डेवलप होना चाहिए उसके अंदर में। उसका कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसके कैरेक्टर को ट्रेन करना है, उसकी क्रिएटिविटी और उसका जो इमर्जिंग सोशल ऑर्डर जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो उभरता हुआ एक सोशल और लीडर बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। वो इस पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ह्यूमन वैल्यू पर भी ध्यान दिया जा रहा है आपका। सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12 में जो ये 4 साल का जो स्टेज है, ये उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होता है, बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोगिकल एंड सर्कुलर स्टाइल ऑफ मिडिल स्टेज। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें, इस तरह का करिकुलम आपको इसमें लाएगा, ताकि बच्चे जो हैं उनका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और अटेंशंस और लाइफ एस्पायरेशन सब कुछ फुलफिल हो जाए। और यही कारण है कि एनईपी में अब वो साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम को हटा दिया गया है। बच्चे कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रखे हुए हैं वो फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। और साइंस वाला जो बच्चा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ले आई गई है इस पॉलिसी में। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि करिकुलम को थोड़ा सा इजी बनाया गया है इसमें। हॉलिस्टिक का डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग पेडागोगी में पढ़े हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए बच्चों का 360 डिग्री पर। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? इज ए आइडिया दैट नेचुरल सिस्टम है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, मेंटल, लिंग्विस्टिक, हर तरह से बच्चा जो है ना वो अच्छा हो जाए। भाषा पे भी अच्छी पकड़ हो, बोलता अच्छा हो, ह्यूमन अच्छा हो, ठीक है, इकोनॉमिकल भी उसका अच्छा पकड़ है, सोशल भी अच्छा पकड़ है, ठीक है। इस सारी चीज़ों पर उसका जो है सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर में होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे भी हो। एम्पावर स्टूडेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस। अब देखिए जो मैंने बोला था ना अभी कि कैसे कैसे कोर्स चॉइस का है। स्टूडेंट विल गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी। अब इसमें आपको जो पढ़ने का मन करता है आप पढ़ सकते हो, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वोकेशनल स्किल। आप जो भी सब्जेक्ट चाहो पढ़ सकते हो सेकेंडरी स्कूल तक। आपको फिजिकल एजुकेशन हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, वोकेशनल हो, सब कुछ है। तो वोकेशनल जो है आज के समय में आपके कोर्स में वो जुड़ चुका है ऑलरेडी। होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड अ वाइड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड कोर्सेज ईयर टू ईयर विल बी द न्यू डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ये सब कुछ आपको फ्री कर दिया गया, आपको जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। देयर विल बी अ नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर। अब इसमें कोई अंतर नहीं, सब एक हो गया। करिकुलर पढ़ किताब, एक्स्ट्रा करिकुलर डांस, ड्रामा, ये सब कुछ सेम हो गया, सब एक में मिल गया। एमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम, ये सब अब कहानी खत्म। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब सब कहानी खत्म, सब एक हो गया, अब सब मिक्स हो गया, सब मिल गया है। बच्चे को जो मन में आएगा वो अपना ले सकता है। एनईपी 2020 चलिए, तो कह रहे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन कैन अनलॉक ऑल डोर्स फॉर अ प्रोग्रेस। पढ़ोगे, पढ़े रहोगे तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अ नेशन एडवांसेस इन प्रोपोर्शन टू एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमंग मास। जब बहुत लोगों तक एजुकेशन और इंटेलिजेंस पहुंचेगा, फैलेगा, तो हमारा देश क्या होगा, अपने आप एडवांस हो जाएगा। Some of the major problems currently faced by the higher education system in India include what? क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? A severely fragmented higher educational ecosystem। बहुत सारा अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग उसका पॉलिसी है, नियम है, कानून है, सब कुछ है।
लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल एंड लर्निंग आउटकम और कॉग्निटिव स्किल पर कोई फोकस किसी का नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, एकदम ये लेना होगा, इसके साथ ये लेना, इसके साथ ये लेना, ये तुमको करना है, ठीक है। विथ अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट इनटू नैरो एरिया ऑफ स्टडी। अब उसको पढ़ने का कुछ और मन पढ़ने ही नहीं मिल रहा है, पढ़े क्या, ठीक है। सो लिमिटेड एक्सेस particularly in socio-economically disadvantaged area with few higher education institution that teach in local language। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो सब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाता ही नहीं है। अब बेचारा गांव से निकला था शहर में, शहर से गया था अच्छा सा कॉलेज में, वहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं, अब पढ़ेगा क्या, वो समझ में नहीं आ रहा उसको। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आता था। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो ये सब समस्या था जो आज के समय में अब दूर हो गया है। ये सब है, ये हम लोगों के लिए उतना काम, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए पर्पस से उतना काम का नहीं है। एग्ज़ाम पर्पस से एक आएगा भी, एनईपी का ऑब्जेक्टिव जो हम लोग शुरू में देख चुके हैं, 360 डिग्री एनईपी आउटकम। ये सबसे मज़ेदार है कि ये 360 डिग्री एनईपी आउटकम क्या होता है, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। सो एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डोमेन एरिया। आपका जो भी डोमेन एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग एक्वायर कर सकें, अप्लाई कर सकें अपने लाइफ में, ये सबसे ज़रूरी है। और डोमेन एरिया कितना है हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बात कर सकें एक दूसरे से। अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं किसी से, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इन कॉम्पिटेंस इन स्पेशलाइज एरिया ऑफ डिसिप्लिन। आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए अलग अलग किसी भी एरिया में, एक एरिया कोई भी हो जहाँ पर आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड मॉडल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच। आइडेंटिफाई करना किसी का प्रॉब्लम का, समस्या को खुद देख सके, उसको फॉर्मुलेट कर सके, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, ऐसी एबिलिटी आनी चाहिए आपके अंदर में। एबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, बच्चा जो है वो रिसर्च बेस्ड काम कर सके, लर्न कर सके, जो हम लोग पहले वाली सारी क्लासेस में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। सोसाइटल प्रॉब्लम्स को भी वो अच्छी तरह से समझ सके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन को बहुत ही सस्टेनेबल वे में निकाले और उसको बहुत ही कम खर्च में निकाले। यही इसका एक टारगेट है, ये आउटकम है कि बच्चा जो पढ़ के निकले तो उसके अंदर में ये गुण होना चाहिए कि उसका जो भी उपाय है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, नेचर को बचाते हुए कोई भी उपाय आप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू प्रोफेशनल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो व्यवसायिक और एथिकल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ में आना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर और लीडर इन अ टीम। अगर आप टीम लीडर हो तो उसकी भी आपको समझ होनी चाहिए कि टीम लीडर का क्या क्या काम होना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर में, बच्चों के अंदर में आनी चाहिए। अवेयरनेस किसी का होना चाहिए, सोशल, कल्चरल, ग्लोबल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उसके अंदर में आना चाहिए। यानी कि एक ओवरऑल एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन उसको बनाना, एक अच्छा सिटीजन बनाना है। अब समझिएगा आर्किटेक्चर, क्या इसका आर्किटेक्चर है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ को लेकर है। 3 ईयर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है ना, जिसमें कि फर्स्ट ईयर को हम लोग अभी तक बात कर रहे थे किसी का, अप टू 12th तक का। अब 12th के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 साल का जो आपका डिग्री प्रोग्राम था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स बोलते हैं, पास कोर्स बोलते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो क्या हो गया आपके पास, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर, ये एक एंट्री कहलाता है। जब इसमें निकलिएगा आप तो क्या मिलेगा आपको, डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और जब सेकेंड ईयर पास कर जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और थर्ड ईयर पास कीजिएगा तो आपको प्रॉपर डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो मिलता था वो क्या था कि सीधे ग्रेजुएशन पास करके हमको डिग्री मिल गया, लेकिन अब है कि 1 साल के बाद
आप पढ़ करके निकल भी सकते हैं, किसी और कोर्स में आप चले जाइए तो आपको डिप्लोमा मिल गया उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। दूसरे साल के बाद एडवांस डिप्लोमा मिल गया और तीसरे के बाद आपको प्रॉपर डिग्री मिल गया। तो ये तीनों का तीनों आपका वैलिड होगा जॉब के लिए। अगर आप 4 साल वाला अंडर ग्रेजुएट डिग्री करते हैं तो फर्स्ट के बाद डिप्लोमा, सेकेंड के बाद डिप्लोमा, थर्ड के बाद एडवांस डिप्लोमा और फोर्थ के बाद प्रॉपर डिग्री मिलेगा। ये हो गया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एक होता है 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी कि ग्रेजुएशन भी अब 2 तरह का होगा, 3 साल का होगा, एक 4 साल का होगा। और ये क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड होता है। इसी के लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट बना दिया है, एक संस्था बना दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ABC बैंक। ये हर स्टूडेंट का क्रेडिट बैंक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ABC, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये हर बच्चे का ही गवर्नमेंट abc.gov.in इसका साइट का नाम है। खोल के देखिएगा इसको आप लोग। इसमें क्या है कि जो भी आप क्रेडिट अर्न करेंगे ना पढ़ाई के दौरान, वो सब आपका इसमें जुड़ता चला जाएगा, उस बैंक में रिकॉर्ड होता चला जाएगा। एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का टीचिंग, 1 आवर ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल। आप कुछ भी पढ़ो, अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई की है तो वो आपका 1 क्रेडिट कहलाएगा। अगर आपने 2 घंटे का प्रैक्टिकल वर्क भी किया है या फिर फील्ड वर्क किया है तो वो आपका 1 क्रेडिट कहलाएगा। यानी कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो 1 घंटे का, तो वो आपका 1 क्रेडिट हुआ। अगर आप 2 घंटे का प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वो आपका 1 क्रेडिट होगा। ये आपका क्रेडिट क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ते चला जाता है। ये बहुत काम आता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट बेस्ड क्या होता है। 1 क्रेडिट 1 आवर देख चुके हैं हम लोग। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4। अब जितना भी कॉलेज बदल लो आप, एक कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, जितने कॉलेज आपको जाना है चले जाओ। आप जिस जिस कॉलेज में जितने भी क्रेडिट आप अर्न करोगे वो सब इसमें आपका रिकॉर्ड होता चला जाएगा। आप कॉलेज चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पिछला सारा रिकॉर्ड इसमें जमा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिविल स्कोर बनता है सर। अब सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा, जैसे बैंक वाले में होता है ना, लोन वाले में, यहाँ भी आपका सिविल स्कोर है उस क्रेडिट बैंक के थ्रू। बैंक का क्रेडिट होता ही ना, बस सिविल स्कोर वाला। रेंज क्या होना चाहिए, 300 से 900 के बीच में। मेजर ऑफ क्रेडिट वर्दनेस, अगर आप बहुत अच्छे हो ना, फॉर इंडिविजुअल्स का वो चेक किया जाता है कि तुम्हारा क्रेडिट कैसा है पढ़ाई को लेकर। तो अगर ग्रीन रहेगा तो अच्छा है, ग्रीन जहाँ से हो रहा है देख लीजिए आप, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हायर द स्कोर हायर द चांस ऑफ लोन अप्रूवल, जैसे होता है ना उसी प्रकार से यहाँ पर सिविल रैंक आपका उसी तरह से ये भी आपका चलेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी। आर्ट, हार्ट साइंस, अब यहाँ पे देख जो मैंने बात कर रहा था ना उसका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, पोल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब आ जाता है ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में। लिबरल आर्ट में क्या क्या आता है, अब आर्ट्स का भी अलग अलग फॉर्म हो गया। लिबरल आर्ट, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ये सब लिबरल आर्ट है। सोशल साइंस, सोशोलॉजी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब सोशल साइंस में आता है। क्रिएटिव आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, स्पीच, डांसिंग वांसिंग, ये सब इसमें आता है। ये सब क्या, सॉफ्ट फैक्ट नेचर है, ये सब सॉफ्ट कोर्स है ये, ठीक है। हार्ड साइंस किसको बोलते हैं लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, ये सब कहलाता है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। ये सब हार्ड फैक्ट नेचर में आता है, ठीक है। अब 10+2 आपके पास अंडर ग्रेजुएट है। ये सारा का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है नहीं, 3+2 स्ट्रक्चर, BCom, BSc और BA, 3 साल का आपके पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया। अब ये आपके पास है तो मास्टर डिग्री अगर आप करिएगा तो आपको 2 साल का मास्टर डिग्री करना पड़ता है, यानी कि आप 5 साल में मास्टर वर्क की हो गया, आपके मास्टर आपके हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 साल वाला करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको मास्टर डिग्री 1 साल का ही करना पड़ेगा। 1 साल किए आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया। और आप वहीं से क्या कर सकते हो, फोकस ऑन रिसर्च बेस्ड स्टडी, आप PhD के लिए भी अप्लाई कर, मतलब PhD में भी आप जा सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन पूरा हो गया आप सीधे PhD में जा सकते हो, मास्टर भी कर सकते हो, आप आराम से ये सारी चीज़ें कर, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था वो पूरा जो स्ट्रक्चर था हम लोग शुरू में ही वहाँ पर हम लोग देख चुके थे सब चीज़ को। एडवांटेज क्या क्या है इसका,
द गवर्नमेंट एम टू मेक स्कूलिंग अवेलेबल टू एवरीवन विद द हेल्प ऑफ NEP 2020 के थ्रू सभी बच्चों को स्कूल लाने का इसका कोशिश है, और पूरा 1-2 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको भी स्कूल आने का ज़रूरी है। और ये कह रहा क्या कि फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द NCERT बनाएगा 8 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए भी पॉलिसी बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वन नेशन वन बुक सभी के लिए पॉलिसी यहाँ पर लाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा डीप में है। ये ड्रॉबैक ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैंग्वेज इज अ नेगेटिव फैक्टर एज देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन इंडिया, ठीक है। सो दस इंट्रोड्यूसिंग मदर लैंग्वेज फॉर ईच सब्जेक्ट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज अ प्रॉब्लम। अब हर ये में एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है ना, हर मदर लैंग्वेज अगर इंट्रोड्यूस करने लग जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। समटाइम्स फाइंडिंग अ कॉम्पिटेंट टीचर्स, अब कभी कभी क्या होगा कि आप जो मदर लैंग्वेज है वहाँ पर टीचर नहीं मिलेंगे, या फिर जो टीचर हैं उनका सब वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आता है। बुक का भी अवेलेबिलिटीज़ नहीं हो पाता। कुछ स्टेट थे जिन्होंने मेडिकल को भी हिंदी में शुरू किया था लेकिन वो चल नहीं पाया, तो ये सब भी है, तो उतना संभव ये नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है कि स्टूडेंट्स विलिंग टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन हैव टू स्टडी फॉर 4 ईयर। अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी जो है ना बहुत आसानी से क्या करता है, वो अपना डिप्लोमा डिग्री वो अपना आराम से वो 2 साल में ले लेगा, एडवांस डिप्लोमा ले लेगा वो आराम से, तो फिर वो जो बच्चा है ना वो 4 साल का कोर्स क्यों करेगा, बीच में छोड़ के निकल जाएगा वहाँ से। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसमें भी सुधार होगा आने वाले समय में। अब प्राइवेट स्कूल जितना भी है ना वो तो बोलेगा भैया मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, हम इंग्लिश से में पढ़ाएंगे, वो तो मदर लैंग्वेज अपना हिंदी अपने पास रखो। तब क्या कीजिएगा, क्योंकि वो उसका अपना है, उस पर उतना ज़्यादा बस गवर्नमेंट स्कूल का नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एकेडमिक सिलेबस विल बी टफ इन द रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। एकेडमिक सिलेबस जो होता है वो टफ हो जाएगा अगर बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते चला गया, आगे उसको पढ़ाई करने में दिक्कत होगा, क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस बचपन से ही करना है। ये सब क्या है, ड्रॉबैक है। और कंक्लूजन क्या निकल रहा है NEP का कि विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ NEP 2020 मेनी चेंजेस हैव बीन मेड एंड वन ऑफ दोज इज द डिसकंटिन्यूशन ऑफ MPhil कोर्स। अब NEP 2020 में MPhil कोर्स को हटा दिया गया है। इवन दो देर आर मेनी ड्रॉबैक्स इन द न्यू है, थोड़ा सा वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। MPhil इसको हटा दिया गया है। PhD जो है आप अब जो है इंटर के बाद यानी कि ग्रेजुएशन एडवांस के बाद आप आराम से PhD में घुस सकते हैं, PhD कर सकते हैं। PhD करना आसान कर दिया गया है। MPhil को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ग्रेजुएशन जो था 3 साल का 4 साल का हो गया। अगर आप 3 साल करते हैं तो मास्टर डिग्री 2 साल का होगा। अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करते हैं तो मास्टर डिग्री 1 साल का होगा। इस तरह से बहुत सारे चेंज कर दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपका सब्जेक्ट चूज़ करने में, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो आराम से हर साल। चूँकि आपको डिप्लोमा मिल रहा है, एडवांस डिप्लोमा मिल रहा है, तो आप हर साल अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। तो ये है NEP के बारे में। और NEP का जो मेन आपको जो समझना था वो था आपका स्ट्रक्चर। तो किस क्लास में क्या है वो आप याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका ये है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चार्ट हैं ये बहुत सारी चीज़, एक टर्म है लिबरल आर्ट। तो लिबरल आर्ट क्या होता है वो आपको चार्ट को याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप याद रखिएगा। और एक आपका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो स्टेजेस हैं ना, 4 स्टेज है आपका आंगनबाड़ी से लेकर के, वो आप स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा ले आए स्क्रीन पर, आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वर्कशॉप जो था ना, ये टीचर्स लोगों का वर्कशॉप था, लेकिन कंटेंट्स बहुत अच्छा था, वास्ट था। 2 से 3 घंटे का ये पूरा कंटेंट्स डिज़ाइन किया हुआ था। इसको किसने, इसके जो चेयरमैन थे कौन थे, कस्तूरी रंगन जी थे। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ही है पूरे NEP का आत्मा, इसको आप लोग हमेशा याद
रखिएगा। आज का NEP यहीं पर है, समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद है मुझे। और बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, पढ़िएगा समझ में आएगा। कमेंट में डालिए, आंसर लिखने में बहुत मज़ा आता है मुझे। कहीं भी डाउट हो, कुछ डिस्कस भी करना हो तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल डाउट में ही आप कमेंट लिखें, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। आप लोगों का प्यार है, बस यही तो है। कहते हैं ना कि लाइफ एक जर्नी है, और इस जर्नी में बस बीच में टपक गया हूँ, बीच रास्ते में, और सबके साथ चलता चला जा रहा हूँ। इस जर्नी में यही एक माइलस्टोन है कि मैंने क्या किया अपने लाइफ में। तो जो कुछ मेरे पास था वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यही माइलस्टोन रह जाएगा मेरे जीवन की यात्रा में, और कुछ नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शबा खैर।